नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। रूस से लड़ते लड़ते व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अमेरिका और यूरोप को आमने सामने खड़ा कर दिया। अमेरिका में उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति ट्रंप के ओवल ऑफिस में, वो पूरी दुनिया ने वो दृश्य देखा, सब कुछ सुना। उसके बाद वो वहाँ से निकले और पहुँचे लंदन। लंदन में बड़ा स्वागत हुआ उनका। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री स्टारमर ने उनका स्वागत किया और समर्थन की घोषणा की। ईयू के यूरोपियन यूनियन के कई देशों को बुलाया, जिनमें से ज़्यादातर देश नेटो के भी मेंबर हैं, उनको बुलाया और ये तय हुआ। उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी थे और दूसरे नेता भी थे। ये तय हुआ कि यूक्रेन को समर्थन आर्थिक रूप से और सैन्य सहायता के रूप में, हथियार के रूप में जारी रहेगी। वो यूरोप इस मामले में जो है यूक्रेन के साथ रहेगा। अब आप देखिए कि विश्व की व्यवस्था किस तरह से उसमें बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। रूस यूक्रेन के ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा करना चाहता था। चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, सबकी नज़र यूक्रेन के नेचुरल जो मिनरल हैं, रेयर अर्थ मिनरल हैं, उनके रिसोर्सेज पर है। रूस की भी नज़र थी। रूस को नाराज़गी इस बात से भी थी यूरोप से कि जो ट्रीटी हुई थी उसमें तय हुआ था कि नेटो यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनाएगा, लेकिन तैयारी हो रही थी यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाने का। तो रूस को लगा कि नेटो के रूप में खतरा हमारे दरवाजे पर आ रहा है, लेकिन रूस के आक्रमण को इसकी वजह से सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से हथियार और पैसा अमेरिका ने दिया, यूरोप के देशों ने दिया यूक्रेन को इस युद्ध को जारी रखने के लिए, उसमें फ़ायदा किसका था? उसमें उद्देश्य उनका ये था, जो बाइडेन प्रशासन था अमेरिका का उस समय और यूरोप के देश, कि उनको लग रहा था कि इस युद्ध में हम यूक्रेन की मदद करेंगे तो उससे रूस को बिल्कुल पंगु कर देंगे, उसकी अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इतने सैंक्शंस लगाए गए रूस पर, और उसके बाद हथियार और आर्थिक मदद यूक्रेन को दी गई कि वो रूस को हरा दे। रूस खत्म हो जाए, उसका बंटवारा यूरोपियन यूनियन के देश आपस में कर लें। वो उनका सपना पूरा हुआ नहीं। ये युद्ध जरूर 3 साल से चल रहा है, लेकिन ये कहें कि यूक्रेन जीत रहा हो, ऐसी स्थिति नहीं है। यूक्रेन की स्थिति खराब है। रूस युद्ध जीत गया हो, ऐसी भी स्थिति नहीं है। तो ये एक तरह का स्टेलमेट हो गया है। रूस भी अब चाहता है कि जो है युद्ध विराम हो। इसके लिए वो ट्रंप की बात मानने को तैयार है। ट्रंप चुनाव के पहले से कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति बनेंगे तो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है उसको रोक देंगे। उन्होंने कहा युद्ध से किसी का फ़ायदा नहीं होता। मैं दुनिया में कहीं भी युद्ध की स्थिति आए या युद्ध हो, उसको रोकने की कोशिश करूँगा। इसके लिए यूक्रेन से बातचीत शुरू हुई। अमेरिका ने बड़ा साफ साफ कहा कि भाई देखिए, दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। आपको 350 बिलियन की आर्थिक और सैन्य मदद दे चुके हैं, इसकी भरपाई कीजिए। और इसके लिए अमेरिका चाहता था, ट्रंप चाहते थे कि यूक्रेन के साथ एक मिनरल रिसोर्सेज का एग्रीमेंट हो। ज़ेलेंस्की तैयार थे, लेकिन उनको उसके साथ साथ गारंटी चाहिए थी अमेरिका की कि उनकी संप्रभुता यूक्रेन की और उसकी जो है रूस से रक्षा की गारंटी दे अमेरिका। ट्रंप ने कहा कि हमारे होने का मतलब आपके साथ ही, इसका मतलब है हमारी गारंटी है। हम अलग से कुछ गारंटी नहीं देंगे। अभी तो हम जो बात कर रहे हैं कि हमने जो 350 बिलियन दिया है उसको वापस लेना है और भविष्य में जो मदद देंगे उसकी भरपाई होनी है। और ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो जाए। उनको उम्मीद है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है, जो भी समझौता प्रस्ताव रखेंगे उसमें मोटे तौर पर सहमत हो जाएंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की ने जो कुछ किया ओवल ऑफिस में, उसके बाद सारी बात बिगड़ गई है। उसके बाद जिस तरह से यूरोप के देश ज़ेलेंस्की के समर्थन में आए हैं, उससे अमेरिका और यूरोप के बीच में एक तनाव बन गया है। यूरोप के देशों को भी मालूम है कि यूक्रेन की वो मदद जितनी भी कर लें, अगर अमेरिका साथ नहीं देगा तो उनको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो अब इसका तुरंत असर क्या हो रहा है? एक लग रहा है कि युद्ध जारी रहेगा। युद्ध जारी रहेगा तो उसका सीधा असर पहला ये होगा
कि यूरोप के सारे देशों को अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ेगा। यूरोप के ज़्यादातर देशों की आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में रक्षा बजट में बढ़ोतरी, और वो भी इस युद्ध को जारी रखने के लिए, उसका क्या असर होगा उनकी अर्थव्यवस्था पर, ये उन लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन इन सब के मन में ये कोई यूक्रेन की मदद के लिए नहीं है। यूक्रेन तो बहाना है, इनके निशाने पर रूस है। इनको रूस से बदला लेना है और रूस से बदला लेने का हथियार बना रहे हैं यूक्रेन को। और ज़ेलेंस्की अपनी बेवकूफ़ी में, अपनी नासमझी में, और या अपने अहंकार में, जो भी आप कहना चाहें, उसके कारण वो उनके हाथ का खिलौना, उनके हाथ का हथियार बनने को तैयार है। और ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि उनके पास बार्गेनिंग पावर बहुत बड़ी है, उनका जो मिनरल भंडार है उसकी वजह से। उसके जरिए वो जो है हथियार भी खरीद सकते हैं, आर्थिक मदद भी ले सकते हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि ये युद्ध जब तक वो चाहेंगे तब तक चलेगा। और इस युद्ध के लिए उनको ज़रूरी है कि अमेरिका से हथियार और पैसा मिलता रहे। अब 3 घटनाएं हुई। एक, ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे और ओवल ऑफिस में जो बदतमीजी की उन्होंने अमेरिका के साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के साथ। और उसके बाद वो फिर लंदन पहुंचे, वहां स्वागत हुआ। यूरोपियन यूनियन के कई देश और यूरोप के देश जो है, इसलिए कह रहा हूं कि आपको मालूम है कि इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, तो उन्होंने स्वागत किया और मदद का आश्वासन दिया, ये जानते हुए भी कि अमेरिका इससे खुश नहीं होगा। और अमेरिकी मदद के बिना नेटो भी जो है लगभग पूरी तरह से निर्भर है अमेरिका पर। ये सब जानते हुए भी एक तरह से नया फ्रंट खोल दिया है यूरोप के देशों ने, और उसकी अगुवाई कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर। तो अमेरिका को जाहिर है कि इसके बाद ट्रंप को कोई कदम उठाना ही था, तो उन्होंने आज यूक्रेन को दी जाने वाली सारी आर्थिक और सैन्य मदद पर रोक लगा दी तत्काल प्रभाव से। इसका असर युद्ध पर पड़ना तय है, क्योंकि यूरोप के देशों को अपनी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें उत्पादन बढ़ाना ये कोई एक दिन में नहीं होने वाला है। इसमें समय लगने वाला है और उसके लिए पैसा लगने वाला है, और उसका सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। तो और एक बात और सामने आई है कि ज़ेलेंस्की जनवरी में ही लंदन गए थे और लंदन में उन्होंने इंग्लैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया, नेचुरल रिसोर्सेज के बंटवारे के लिए, उसके लिए 100 साल का समझौता कर लिया। ये बात अमेरिका को और ट्रंप को नहीं पता थी। तो उसके बाद ट्रंप का नाराज़ होना बड़ा स्वाभाविक है। अमेरिका का बड़ा सीधा सा, ट्रंप का बड़ा सीधा सा कहना है कि भाई यूक्रेन को हथियार और पैसा देकर हमको क्या मिल रहा है, हमारे देश के लोगों का टैक्स का पैसा है, वो हम इस युद्ध में क्यों लगाएं। और फिर वो कह रहे हैं कि भाई इस जो कुछ दिया है, जो आगे देंगे उसकी बात तो बाद में करेंगे, पहले अभी तक जो दिया है उसकी भरपाई करो, क्योंकि मुफ्त में कुछ नहीं मिलने वाला। और ये बड़ा स्पष्ट है जिस दिन से वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं कि वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था में जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करना चाहते हैं। अमेरिका पर भारी कर्ज का दबाव है, उस कर्ज को ख़त्म नहीं तो कम करना चाहते हैं ट्रंप, जितना संभव हो सके उसके लिए जो जो तरीके हो सकते हैं सब अपना रहे हैं। ये जो टैरिफ वार उन्होंने शुरू की है, दरअसल इन देशों को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाना चाहते हैं कि समझौते हों ऐसे जो अमेरिका के पक्ष में ज़्यादा हो, एक बात। दूसरी, जो फैक्ट्रियां अमेरिका से उठकर दूसरे देशों में चली गई थी, वो फैक्ट्रियां लौटकर अमेरिका में आएँ, तो तभी उनका नारा मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वो सफल हो पाएगा। तो इसलिए जिन देशों में फैक्ट्रियां गई थी उन देशों पर टैरिफ वो बढ़ा रहे हैं, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे चीन हो, चाहे कनाडा हो। अब उनमें से कई फैक्ट्रियों ने ये इच्छा जाहिर की है कि वो वापस अमेरिका में आकर अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, और ट्रंप यही चाहते थे। ये जो टैरिफ है ये इतना बना रहेगा, इसमें शंका है, क्योंकि इस टैरिफ वॉर को ट्रंप एक हथियार के रूप में, नेगोशिएटिंग टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब लंदन में ये तय हुआ कि एक कोलिशन बने, कोलिशन ऑफ विलिंग, जिससे रूस के भविष्य में होने वाले आक्रमण से, हमलों से यूरोप को बचाया जा सके। तो इसका मतलब, इस जैसे ही आप कहते हैं कोलिशन ऑफ विलिंग, तो इसका मतलब यूरोप के सारे देश विलिंग नहीं है।
इसका मतलब नेटो के सारे देश विलिंग नहीं है। इसका मतलब आपको इस बात पर शंका है कि अमेरिका इसमें शामिल होगा कि नहीं। बार बार यूरोप की ओर से यह कहा जा रहा है कि अमेरिका को हम प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखेंगे और हमें उम्मीद है कि अमेरिका सहमत होगा। ट्रंप क्या चाहते हैं वो बता चुके हैं। उनका बड़ा सीधा सा कहना है कि ये युद्ध समाप्त होना चाहिए। और दूसरी बात वो कह चुके हैं सार्वजनिक रूप से कि ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि ये युद्ध समाप्त हो, शांति हो। ज़ेलेंस्की चाहते हैं ये युद्ध चलता रहे। तो ऐसे में कोई मीटिंग पॉइंट जो है, मिलन का कोई बिंदु बन नहीं रहा है। जो स्टैंड लिया है यूरोपियन देशों ने, खासतौर से फ्रांस और ब्रिटेन ने, उसके बाद अमेरिका से किसी तरह की बातचीत संभव हो पाएगी यूक्रेन के मुद्दे पर, यह मुश्किल लग रहा है। अमेरिका ने अपना क्लियर स्टैंड ले लिया है। अब यूरोप को तय करना है कि क्या वो बिना अमेरिका का साथ लिए इस मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि ऐसा लगता नहीं, जितने तथ्य सामने हैं सार्वजनिक रूप से, उनसे लगता नहीं कि अमेरिका इसके लिए तैयार होगा। यूरोप के देश रूस को दुश्मन के रूप में देख रहे हैं, उसे समाप्त करना चाहते हैं। समाप्त नहीं तो उसको बिल्कुल पंगु बना देना चाहते हैं कि वो किसी हालत में न रह जाए, उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए। बाइडेन प्रशासन भी यही चाहता था अमेरिका का, लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं चाहते। ट्रंप को रूस से दुश्मनी में कोई फायदा नहीं दिख रहा है और ट्रंप को इस रूस यूक्रेन युद्ध से भी कोई फायदा नहीं दिख रहा अमेरिका का। उनके लिए सबसे बड़ा हित जो है, उनकी नज़र में जो प्राथमिकता है, वो है अमेरिका का हित। और उनको लग रहा है कि इस युद्ध से कोई फायदा नहीं हो रहा, अमेरिका का नुकसान हो रहा है। यूरोप के देश रूस विरोध में मुझे लगता है कि इतने अंधे हो गए हैं कि उनको अपना हित भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर अमेरिका, जो नेटो के जरिए सुरक्षा कवच प्रदान करता है नेटो के सारे सदस्य देशों के लिए, वो विड्रॉ कर लेता है। याद रखिए, ट्रंप ने आते ही WHO से अपने को विड्रॉ कर लिया, अमेरिका को निकाल लिया। अगर किसी दिन वो नेटो से भी अपने को निकाल लेते हैं, अमेरिका को निकाल लेते हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और अभी तत्काल जो दिख रहा है, जिस तरह से अब यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए हैं यूरोप के देश, उससे उनका रक्षा बजट, फिर कह रहा हूँ, बढ़ने वाला है और सब बढ़ाने के लिए तैयार है। सवाल यह है कि कब तक, कितने समय तक, और जिस आर्थिक स्थिति में है यूरोप, उससे बड़ा सवाल है कि क्या ये सस्टेनेबल है। तो ट्रंप ने अपनी अगली चाल चल दी है। उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली सारी अमेरिकी सहायता, चाहे सैन्य सहायता हो चाहे आर्थिक सहायता हो, वो बंद कर दी है। अब ज़ेलेंस्की वो कह रहे हैं नेचुरल मिनरल्स के मामले में समझौता, जो प्रस्ताव था अमेरिका का, उस पर समझौते पर दस्तखत करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्त फिर वही है कि अमेरिका गारंटी दे उनकी सुरक्षा की, संप्रभुता की। अब बात इतनी बिगड़ चुकी है कि ज़ेलेंस्की कोई शर्त लगाने की स्थिति में नहीं है। उनके सामने दो ही विकल्प हैं, या तो ट्रंप जिस तरह से कहे उस तरह से मानकर संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें रूस के साथ, या फिर युद्ध को जारी रखें और यूक्रेन का भविष्य खतरे में डालें, अंधकार में बनाएं। अब सवाल यह है कि यूरोपियन यूनियन के पास या यूरोपीय देशों के पास यूक्रेन की सहायता के क्या विकल्प हैं। पहला विकल्प है वही जो ट्रंप चाहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की डील, कि हम पैसा देंगे, हथियार देंगे, ये हथियार के प्रोडक्शन के लिए, और ये जो पैसा देंगे उसकी वसूली के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की डील हो। एक साझीदार से बहुत सारे साझीदार आ जाएंगे। ये बात पता नहीं ज़ेलेंस्की को समझ में आ रही है या नहीं। दूसरा, यूरोपियन यूनियन कर्ज दे यूक्रेन को हथियार खरीदने के लिए और अपने देश का, जो देश की बर्बादी हुई है, उसके पुनर्निर्माण के लिए, और युद्ध के बाद यूक्रेन उस पैसे को वापस करे। जाहिर है कहा नहीं जा रहा है, लेकिन उसका मतलब यही है कि युद्ध के बाद कहाँ से वापस करेगा, वही नेचुरल रिसोर्सेज बेचकर या उसका अधिकार इन लोगों को देकर, इन देशों को। तीसरा विकल्प है कि रूस के सेंट्रल बैंक के जिन एसेट्स को फ्रीज किया गया है, यूरोप ने फ्रीज किया है, अमेरिका ने भी किया है, उन एसेट्स को बेचकर यूक्रेन को मदद करें, यानी रूस का पैसा उस पर कब्जा कर ले और यूक्रेन को दे दें।
ये अगर होता है तो ये खतरे की घंटी है भविष्य में बाकी देशों के लिए, कि जिन देशों पर यूरोप के देश, अभी अमेरिका को अलग रखते हैं, यूरोप के देश सैंक्शन लगाएंगे, उनके सेंट्रल बैंक के और दूसरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं, रिजर्व्स जो हैं, उनको फ्रीज करेंगे, तो उसका इस्तेमाल वो किसी भी तरह से कर सकते हैं। इससे यूरोप के कितने देश सहमत होंगे, इस पर किस तरह की सहमति बनेगी, एग्रीमेंट होगा, इस पर संदेह है। लेकिन इन तीन के अलावा कोई चौथा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है, और अमेरिका को अलग करके इन तीनों में से किसी विकल्प पर ज़्यादा देर तक टिकना यूरोप के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो यूरोप जो है वो रूस से लड़ने के चक्कर में अमेरिका से लड़ाई मोल लेगा, ये परिस्थिति बन रही है और इसके आसार नज़र आ रहे हैं। जल्दी ही इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ तो ये स्थिति आ सकती है। और यूरोप को लेकर ट्रंप की सोच बहुत अच्छी नहीं है। वो एक बयान में कह चुके हैं कि यूरोप को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, वो पूरी विश्व व्यवस्था को बदल सकता है या चला सकता है। तो यूरोप के बारे में ट्रंप की कोई अच्छी राय नहीं है। और जेलेंस्की ने यूक्रेन के बारे में और यूक्रेन से जो संबंध थे अमेरिका के, उन सब पर एक तरह से पानी डाल दिया है। तो आने वाले दिनों में सबकी नज़र होगी कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। और अगला कदम यूक्रेन की बजाय अब यूरोप के देशों पर, जो जेलेंस्की के समर्थन में, उसकी सहायता के लिए आगे आए हैं, उनके बारे में अमेरिका की और ख़ासतौर से ट्रंप की नीति क्या होती है। तो इंतज़ार कीजिए। विश्व घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इस सब में दो देश, दो बड़े देश कहना चाहिए, वो शांति से बैठे। एक रूस तमाशा देख रहा है, उसके लिए इससे अच्छी परिस्थिति नहीं हो सकती थी। और दूसरा भारत का इसमें कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। अगर यूरोप के देश अपना डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो उनको भारत से बहुत कुछ आउटसोर्स करना पड़ेगा। भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जिसको 10 साल से आत्मनिर्भर बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया के ज़रिए प्रयास कर रहे थे, वो सफल हुआ है। भारत अब इस स्थिति में है कि वो इंपोर्ट तो छोड़िए, एक्सपोर्ट करने की हालत में है। और भारत का हथियारों का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। कई हज़ार करोड़ का एक्सपोर्ट भारत कर रहा है। तो अगर ये स्थिति आती है, यूरोप इस तरह से यूक्रेन का समर्थन करता है, तो यूरोप को हथियारों की ज़रूरत होगी और कल पुर्जों की ज़रूरत होगी, तो वो भारत की ओर देखेगा। इसके अलावा अमेरिका और रूस दोनों से भारत के संबंध अच्छे हैं। यूरोपियन यूनियन की चेयरमैन अभी जो है 20 कमिश्नर्स को लेकर दिल्ली के दौरे पर आई थी। ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो या फ्रांस हो, जर्मनी हो, सब भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। सब बहुत उत्सुक हैं कि जल्दी से जल्दी ये ट्रेड एग्रीमेंट हो। ऐसे में भारत की स्थिति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थिति और उनका कद लगातार बढ़ रहा है। और ये सारा घटनाक्रम कोई भी मोड़ ले, भारत की स्थिति और बेहतर ही होने वाली है। कुछ लोग हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आती। उनको लगता है जेलेंस्की ने बड़ा तीर मार लिया। ट्रंप के सामने ट्रंप से जो है तू मैं की बहस की, तो उनको लगता है कि जेलेंस्की बहुत मजबूत आदमी है, बहुत पहलवान है, उसने ट्रंप को गिरा दिया। और ऐसे मूर्खों को लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका यात्रा थी, उसमें नरेंद्र मोदी डरे हुए थे। तो ऐसे मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उनको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की समझ नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय विषयों की समझ नहीं है। जिनको समझ है, उन पर मोदी विरोध का बुखार इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है कि वो सन्निपात की स्थिति में है। वो जो सच्चाई है, जिसको वो जानते हैं, उसको देखने समझने को तैयार नहीं है। तो इसलिए देखते रहिए घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।